दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के क्या मायने हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के क्या मायने होते हैं, ये आज नॉर्वे की नोबेल कमेटी जब सामने आई और उसने ये ऐलान किया कि इस बार शांति का नोबेल सम्मान एक ऐसी महिला को दिया जा रहा है जिन्होंने गहराते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखा है। उस कमेटी ने कहा, ऐसे समय जब लोकतंत्र खतरे में हो और हर जगह उसका खतरा बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा हो, तब यह सबसे जरूरी हो जाता है कि उसकी रक्षा की जाए। और वेनेजुएला की मारिया को इस बार नोबेल का शांति सम्मान दे दिया गया। इस ऐलान के साथ हो सकता है बहुत सारे सवाल दुनिया भर के भीतर एक झटके में आकर खड़े हो गए हों कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उस देश के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया है, और जो खेल वो खेल रहे हैं वो शायद समूची दुनिया के भीतर ताकतवर देशों को भी चुनौती देते हुए एक नई व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। लेकिन उस व्यवस्था के बीच लोकतंत्र नहीं, उस लोकतंत्र के अलावे पूंजी है, मुनाफा है। तब यह सवाल उठकर भारत के बीच भी खड़ा हो सकता है कि न्यायपालिका क्या आज कुछ ऐसे चल रही है जैसे देश में कुछ भी असामान्य सा नहीं है, यानी सब कुछ सामान्य है। यह परिस्थिति भारत के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग माध्यमों के मासरे कम से कम भारत के लोकतंत्र और भारत की न्यायपालिका और उसके साथ भारत के संविधान को लेकर जो सवाल खड़े होते रहे हैं, जो नफरत, जो समाज के भीतर खींची जाती लकीरें, राजनीतिक तौर पर मुद्दों के आश्रय इस देश के संवैधानिक संस्थानों का ढहना, और इन सब के बीच न्यायपालिका की एक ऐसी भूमिका जो बार बार इस देश को यह संदेश अपने फैसलों से देती रही, सब कुछ सामान्य है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि इसके दायरे में हर कोई आता चला गया। इस देश में शेयर बाजार चलाने वाली सेबी संस्था भी आई। इस देश के भीतर में जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई भी आई। इसके दायरे में भारत सरकार के विभागों पर आर्थिक निगरानी रखने वाला सीएजी भी आया। इस दायरे में कोई संस्थान बचा ही नहीं। यहां तक कि इस देश की राजनीतिक सत्ता ने तय कर लिया कि कम से कम चीफ जस्टिस इस देश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में शामिल नहीं होंगे। और एक झटके में यह तय कर लिया गया संसद के जरिए कि भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार और सत्ता ही करेगी। उसमें औपचारिक तौर पर विपक्ष के नेता की मौजूदगी जरूर होगी, लेकिन पैनल 3 लोगों का होगा, जिसमें 2 सत्ताधारी होंगे और एक प्रधानमंत्री और एक गृहमंत्री होंगे। तो फिर बचा क्या? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बात उस मानसिकता की आ गई जहां पर जज की कुर्सी पर तो कोई भी बैठ सकता है, लेकिन न्याय तभी होगा जब संविधान के हिसाब से फैसले सुनाए जाएंगे। और शायद यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जिस वकील ने जूता फेंका, उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई इस देश की जांच एजेंसी, इस देश का प्रशासन, पुलिस, इस देश की सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया। यानी संविधान की रक्षा, न्यायपालिका की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, ये सारे सवाल एक झटके में गायब क्यों हो गए? और खुले तौर पर
उस वकील की मौजूदगी तो बाकायदा मीडिया के जरिए सामने आने लगी जिस वकील ने जूता फेंका था। लेकिन इन सब के बीच जिस संविधान और लोकतंत्र की वजह से न्यायपालिका का अस्तित्व है, उस पर रोज रोज हमले हो रहे हैं और यह हमला होते होते यहां तक पहुंच गया, यह पूरे देश को दिखाई दे रहा है। तो क्या इस देश की अदालतों को दिखाई नहीं दे रहा? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा? और सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी BR गवई का अगर है तो वो क्या करते? बाकायदा देश संविधान से चलता है, संविधान के मातहत कानून का राज है, कानून का पालन करने के लिए इस देश की एजेंसियां हैं, इस देश की सरकार है जो संविधान की शपथ लेती है और बाकायदा संविधान को माथे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही तो लगाया था। शायद यही वो सवाल हैं जो इस दौर में गायब क्यों हो गए। तो क्या वाकई लोकतंत्र और न्यायपालिका के अस्तित्व पर इस दौर में सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि हमले होते होते बात यहां तक पहुंच गई? यह दरअसल मसला एक व्यक्ति के जाति किस जाति का है इसके होने का नहीं है, यह इस देश के भीतर लोकतंत्र की लौ को बुझते हुए हर क्षण देखने का भी है। हर किसी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इस देश के कितने महत्वपूर्ण मामले बीते एक दशक में गए हैं जो इस देश के लोगों से जुड़े रहे हैं। बावजूद इसके कोई हरकत इस तौर पर हुई ही नहीं जहां पर यह महसूस हो कि वाकई सरकार द्वारा लिए गए निर्णय, सरकार द्वारा गवर्नेंस के तौर तरीके, सरकार के जरिए इस देश के टैक्स पेयर की पूंजी, इस देश के भीतर आम लोगों की जरूरतें, सब कुछ को मिलाकर एक झटके में राजनीतिक जीत हार में तब्दील करने की कोशिश बाकायदा की गई। यानी संविधान ने न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी है और सार्थकता भी न्यायपालिका की तभी होती है जब वह लोकतंत्र के साथ खड़ा हो। और लोकतंत्र के साथ खड़े होने का मतलब है संवैधानिक महत्व के मुद्दों को, नागरिक स्वतंत्रता के सवालों को प्राथमिकता के आधार पर न सिर्फ सुना जाए बल्कि स्पष्ट और साफ शब्दों में ऐसे फैसले निकल कर आए जो बताएं कि यह देश संविधान के हिसाब से चलता है। चीफ जस्टिस गवई ने तो कह दिया वो बात पुरानी हो गई, लेकिन इसके अलावे वो कह भी क्या सकते हैं जब प्रधानमंत्री टेलीफोन पर बात करके कहें उनकी खामोशी ने बहुत अच्छा काम किया। जस्टिस गवई, चीफ जस्टिस गवई की बहन ने कहा यह एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। और सवाल सिर्फ उनकी बहन का ही क्यों है, सवाल तो देश के भीतर हर उस नागरिक को लेकर है। संवैधानिक संस्थानों के दायरे में यह सवाल है। यह हमला तो संविधान पर है, लोकतंत्र पर है। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। साहस दिखाएगा कौन? और यह भी सही सवाल है कि आने वाली पीढ़ी को कौन सा भारत हम सौंप कर जाएंगे। और इस हम में इस देश की मौजूदा राजनीतिक सत्ता भी शामिल है और इस देश के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है और शायद इस देश का हर नागरिक शामिल है जिसे लोकतंत्र मिला है, जिसे संविधान मिला है, जिसे कानून के राज के तहत इस देश को चलाने के लिए अलग अलग परिभाषाएं नहीं बल्कि
एक पूरी संविधान सभा में लगभग लंबी चर्चा के बाद एक ऐसा संविधान सौंपा गया जिसके आश्रय भारत में तानाशाही नहीं रेंग सकती है। भारत लोकतंत्र के आश्रय ही दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। यही तो सबूत है भारत के संविधान का। लेकिन फिर वही सवाल, इस दौर में क्या हिम्मत दिखाने की जरूरत आ गई है? आज जब नोबेल कमेटी नोबेल के शांति सम्मान का ऐलान कर रही थी तो उसने बहुत साफ तौर पर कहा कि जिस महिला को यह नोबेल का शांति सम्मान दिया जा रहा है, मारिया कोरिनो मचाडो, उसने हालिया समय में लैटिन अमेरिका में साहस के सबसे असाधारण उदाहरण पेश किए हैं और ऐसे वक्त में किए हैं जब दुनिया भर में लोकतंत्र को लेकर सवाल है, लोकतंत्र के ऊपर काली छाया है। तो क्या एक असाधारण तरीके से इस देश में हिम्मत दिखाने की परिस्थितियां जन्म लेने लगी है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य तौर पर भारत की न्यायपालिका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की पहचान तो खुले तौर पर यही है कि निजी आस्था की परछाई भी उसके फैसलों पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बीते दिनों फैसला अयोध्या का हो या चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ के दिए गए इंटरव्यू के भीतर झांकते हुए जवाबों का हो, उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए। लेकिन एक सच यह भी है, राजनीति के लिए तो जाति, धर्म, लिंग, समुदाय सब कुछ मायने रखता है। लेकिन जब आप इस देश में न्याय का ककहरा लिखते हैं और फैसला लिखते हैं तो उस वक्त जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा, प्रांत कोई मायने रखता नहीं है। लेकिन इस पूरी जूता प्रकरण कांड के बाद जिस तर्ज पर वही सत्ता, वही पॉलिटिशियन, वही समाज, वही मीडिया, वही कानून, सब कुछ उसी बात को तरजीह दे रहे हैं जिससे इस देश के जरिए राजनीतिक धारा का जूता जब जब उछाला गया और जिस तरीके से उछाला गया, सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचकर हर फैसला इस दौर में धोथरा दिखाई देने लग गया। आज वो तस्वीर देखिए जब वकील ने सफेद रंग का जूता उछाला था, नहीं फेंक कर मारने की कोशिश की थी। ये ऐसी तस्वीर है जो सीधे तौर पर भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र पर हमला करती है। दुनिया में सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के तौर पर अमेरिका की पहचान है। मौजूदा वक्त में उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने बार बार दुनिया के सामने यह संदेश दिया कि इस बार नोबेल का शांति सम्मान उन्हें ही मिलना चाहिए। और जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं, ऐसे में हर कोई ये मानने लगा शायद इस बार का नोबेल सम्मान कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को तो नहीं मिल जाएगा। यह सवाल जिस शांतिपूर्ण तरीके से नोबेल कमेटी ने यह कहकर नकार दिया कि ना तो यह नोबेल के विचारों से मेल खाता है और ना ही जो पहचान नोबेल सम्मान की रही है उस दायरे में यह फिट बैठता है। और जब वेनेजुएला की मारियो मचाडो का नाम का ऐलान हुआ तो बहुत सारी तस्वीरें हो सकता है अमेरिका के जहन में भी रेंगने लगी हो और यह सवाल भारत के भीतर भी उठने लगा हो, क्योंकि मारियो की पहली पहचान या पहली सुर्खियां उसके साथ आज से तकरीबन 13 साल पहले 14 जनवरी 2012 को तब आई थी जब वेनेजुएला के उस वक्त के राष्ट्रपति का भाषण लगातार घंटों घंटों चल रहा था और उस वक्त भाषण के बीच में खड़े होकर मारिया ने उन्हें चोर कहा था।
और खुले तौर पर कहा था कि लोगों की जब्त की गई संपत्ति को आप लौटा दीजिए। उसके बाद उस वक्त के राष्ट्रपति ने कहा था, मैं इस महिला से बहस नहीं कर सकता, यह उस काबिल ही नहीं है। लेकिन उस वक्त वेनेजुला ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों ने वेनेजुला को लेकर जो सवाल और उस वक्त के राष्ट्रपति को लेकर जो तानाशाही का तमगा देते हुए सवाल खड़े किए, उसका असर यह हुआ कि 2024 के चुनाव में जो वेनेजुला में हो रहा था, उसमें बकायदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मारिया खड़ी हुई थी। लेकिन वेनेजुला सरकार ने उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी। अपनी उम्मीदवारी रद्द होने के बाद उन्होंने समर्थन दिया एक दूसरी पार्टी के नेता एडमैंडो को। चुनाव एडमैंडो जीत गए, यानी जो समर्थित पार्टी थी वो जीत गई। लेकिन उस वक्त भी सरकार ने, यानी पिछले बरस भी सरकार ने चुनाव परिणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लड़ाई तब से लड़ी जा रही है। जरा इन तस्वीरों के आसरे मारिया को समझिए कि वेनेजुला के भीतर जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा, और उसके बाद आज जब नोबेल कमेटी ने यह कहकर ऐलान किया कि लोकतंत्र की लौ बुझनी नहीं चाहिए, उस लौ को बरकरार रखा, इसीलिए यह सम्मान मारिया को दिया जा रहा है, तो इसके संकेत शायद मौजूदा वक्त में दुनिया की हर सत्ता और शासन व्यवस्था को लेकर कई सवालों को जन्म देते हैं। उसमें भारत भी अछूता नहीं है। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. यह हो सकता है कि ऐसी तस्वीरें वेनेजुला के लिए इतिहास में दर्ज हो जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में लोकतंत्र को लेकर उठते सवाल और दुनिया भर में तानाशाह प्रवृत्ति को लेकर ना जवाब मिलने वाले सवाल, उसके बीच किसी को तो निर्णय लेना ही होगा। और भारत में सवाल यह नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई दलित हैं या वो ब्राह्मण भी होते, वह दरअसल न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायमूर्ति हैं। और असहमति के हिसाब से फेंका गया जूता लगातार भारत के भीतर हर मुद्दे को लेकर उछाला जा रहा है और जवाब कहीं से निकलकर आ नहीं रहा, क्योंकि भारत की संसदीय राजनीति उन मुद्दों में जाकर उलझ चुकी है जहां पर उसे यह लगने लगा है कि राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत हार में उसकी मौजूदगी ही उसके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। राजनीतिक तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई प्लेयर जो संसदीय चुनाव में मैदान में होता है, यह सोच नहीं पा रहा है कि सवाल लोकतंत्र के अस्तित्व का है, सवाल इस देश के संविधान के अस्तित्व का है। आने वाली पीढ़ियों को कौन सा भारत सौंपा जाएगा, सवाल उसका भी है। और जब सवाल उसका होगा तो आखिरी सवाल शायद यह भी होगा कि इस देश के भीतर अलग अलग पदों पर किसी को भी बैठाने की स्थिति में मौजूदा राजनीतिक सत्ता की ताकत है। और यह बात तो जजों की नियुक्ति को लेकर भी उठी, लेकिन सवाल वही है,
जज की कुर्सी पर बैठ तो कोई भी सकता है, लेकिन जज तो तभी बन पाएगा जब संविधान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो और फैसला उसी अनुकूल दे। ऐसा ना हो कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर राजनीतिक मुद्दे रेंगने लगे, इस देश की संसदीय चुनावी प्रणाली घुमड़ने लगे। जी नहीं, इस देश के भीतर लोकतंत्र की धारा और संविधान कुछ इस तरीके से रचा बसा है कि इस देश में कोई एक फैसला तो ले और उस फैसले के आश्रय यह देश एक झटके में समझ जाएगा कि आखिर क्यों वो तमाम फैसले जो इस देश में राजनीतिक सत्ता को कहीं चुभोते थे, उन फैसलों को चुभया स्थिति से बाहर निकालकर सत्ता को गुदगुदी के मिजाज में फैसले राजनीतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकले। तब आखिरी सवाल यह भी है, इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मायने बिल्कुल नहीं रखता है। मायने तो ये रखता है ये देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। और अगर बचाने के लिए राजनीतिक निद्रा में यह देश खोया हुआ है तो फिर बड़ा सवाल यह भी है, इस देश में फैसला तो उस शख्स को लेना होगा जो राजनीति नहीं करता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा है। और इस देश के भीतर करोड़ों लोग इंतजार में हैं कि कोई गैर राजनीतिक शख्स एक ऐसा निर्णय तो ले जहां पर इस देश का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर की यादें, उनके द्वारा कहे गए संविधान को लागू कराते वक्त शब्द और भारत की संसदीय चुनावी प्रणाली को शुरुआत में ही जिस तर्ज पर परिभाषित करते हुए लोकतंत्र का गान किया गया, उसमें लोकतंत्र का मंदिर संसद कैसे हो सकता है, न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है, इस देश के संवैधानिक संस्थान उनकी स्वायत्त भूमिका कैसे हो सकती है, अगर सब कुछ राजनीतिक सत्ता के आदेशों के तले या फिर उनके इशारों तले एक खामोशी को ओढ़कर राजनीतिक तंद्रा में खो चुका हो और मानकर चल रहा हो आज नहीं तो कल कोई तो पॉलिटिक्स होगी इस देश में, उस भरोसे संभावना या आशंका दोनों नहीं है। संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका और संसद सबको जगाने के लिए शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद कोई भी शख्स हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, महत्वपूर्ण संविधान है। यह सोच उभारनी होगी। उभरेगी कैसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई इसे बाखूबी जानते हैं। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।